हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जीएस सेंट्रल। आप सबों का स्वागत है। और आज हमारा जो सेशन है वो इंडियन पॉलिटी के एक टॉपिक का है जिसका नाम है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय वित्त आयोग। जैसे आप जानते हैं भारत में कई ऐसे आयोग हैं, उन्हीं में से एक है वित्त आयोग। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो फाइनेंस कमीशन से हमेशा से सवाल आते रहे हैं। अगर केंद्र स्तर पर देखा जाए तो एक फाइनेंस कमीशन जो है वो केंद्र स्तर पर होता है और एक और फाइनेंस कमीशन है जो राज्य स्तर पर होता है। आज के इस सेशन में हम सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, जिसको फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय वित्त आयोग। ठीक, यहां देखते हैं। वित्त आयोग का गठन एक संवैधानिक निकाय के रूप में हुआ है। वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। याद रखिएगा, आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 में इसके बारे में प्रावधान है। यह एक अर्ध न्यायिक संस्था होती है। अर्ध न्यायिक संस्था कहने का तात्पर्य है क्वासी जुडिशियल बॉडी है या क्वासी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है। क्वासी जुडिशियल को ही हम हिंदी में अर्ध न्यायिक के नाम से जानते हैं। न्याय करना अदालतों का काम है, लेकिन जब दूसरी संस्थाएं भी अपने कार्य के साथ साथ कुछ न्याय का काम भी करती हैं तो उन्हें क्वासी जुडिशियल स्टेटस मिलता है। जैसे कि संसद भी क्वासी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया क्वासी जुडिशियल संस्था है या बॉडी है। ठीक है, इसका गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन, फाइनेंस कमीशन का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत में वित्त आयोग का गठन वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अंतर्गत किया गया है। और वित्त आयोग की स्थापना जो है वो 22 नवंबर 1951 ईस्वी को की गई थी। भारत के पहले वित्त आयोग की स्थापना 22 नवंबर 1951 में हुई थी। आगे चलते हैं। अब हमें ये जानना है कि आखिर वित्त आयोग का गठन क्यों किया जाता है, इसका क्या औचित्य है, क्या फायदे हैं इससे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भारत क्या है, एक संघीय संरचना वाला देश है। संघीय संरचना वाला मतलब फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं हम। फेडरलिज्म का मतलब मैंने बताया था पिछले वीडियो में, एक बार फिर से आप सुन लीजिए। फेडरल का मतलब है केंद्र सरकार होगी और राज्यों की अलग सरकारें होंगी, दोनों के अपने अपने विषय होंगे और उस पर वो शासन करने के लिए स्वतंत्र होंगी और साथ मिलकर के काम करेंगी। तो फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया में। और यहाँ पर राज्यों के पास कर लगाने के अधिकार कम होने के कारण उनकी आय के स्रोत भी कम है। ज्यादातर कर या टैक्स जैसे आयकर, इनकम टैक्स, उत्पाद कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर और एंटी डंपिंग ड्यूटी आदि लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। और इन्हीं करों से करों का बहुत ज्यादा हिस्सा जो है वो कलेक्ट होकर आता है। ऐसी परिस्थिति में राज्यों को अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार पर आश्रित होना पड़ता है, निर्भर होना पड़ता है। इसी कारण राष्ट्रपति इन राज्यों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। अर्थात वित्त आयोग हर 5 साल के बाद केंद्र सरकार से यह सिफारिश करता है कि वह अपने कुल करों की आमदनी जो उसकी होती है उसमें से राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सा वो बांटेगा या देगा या डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो वित्त आयोग का गठन क्यों किया जाता है आपने जान लिया। वित्त आयोग का गठन इसलिए किया जाता है क्योंकि भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें इनकम के ज्यादा सोर्स केंद्र सरकार के पास है, राज्यों के पास इनकम के सोर्स कम है। राज्यों को अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केंद्र पर निर्भर होना पड़ता है, चाहे या अनचाहे। और इस निर्भरता को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में या आवश्यकता हो तो उससे पहले भी वित्त आयोग का गठन करते हैं, जो यह बताता है कि केंद्र सरकार अपनी कुल आमदनी का कितना प्रतिशत हिस्सा राज्यों में वितरित करेगी। अगर जहां तक वित्त आयोग की संरचना का सवाल है, उसके कंपोजिशन का सवाल है, तो हम देखते हैं कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इन 4 सदस्यों में जो 2 सदस्य होते हैं वो पूर्णकालिक हैं और 2 सदस्य अंशकालिक सदस्य होते हैं। इन चारों सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार ही तय होता है। आयोग के सदस्यों की पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है, दोबारा से उनको अपॉइंट किया जा सकता है। संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और इनके चयन की विधि को निर्धारित करने का अधिकार सौंप रखा है और इसी अपने अधिकार का इस्तेमाल करके संसद ने
आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए विशेष योग्यताओं का निर्धारण किया है। क्या योग्यताएं हैं वो, आइए देखते हैं। अब वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का जानकार होना चाहिए और अन्य सदस्यों के बारे में निम्न बातों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे पहला सदस्य जो होगा वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या इस पद के योग्य कोई व्यक्ति हो। दूसरा सदस्य ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा मतलब अकाउंट, लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष नॉलेज हो, ज्ञान हो। तीसरा ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। और चौथा ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का विशेषज्ञ हो, एक्सपर्ट हो। तो ये 4 सदस्यों की योग्यता हो गई। आगे हम देखते हैं वित्त आयोग के कार्य के बारे में। वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों पर सिफारिशें करता है। मेनली 4 के कार्य हैं, 4 कार्य हैं। आप यहाँ देखें 1, 2, 3 और ये 4। वित्त आयोग के कार्यों का जब भी जिक्र आए तो आपको ये 4 बातें याद रखनी। पहली बात क्या है, संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगम का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन। शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, एक्चुअली इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र को जो करों से आमदनी हो रही है उसमें राज्यों का हिस्सा कितना होगा, कितना बांटा जाएगा, इसको डिसाइड करना वित्त आयोग का कार्य है। दूसरा, भारत की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है उसमें से राज्यों को क्या अनुदान मिल सकता है, क्या अनुदान दिया जाता है, उसको भी डिसाइड करना वित्त आयोग का ही कार्य है। तीसरा कार्य है स्टेट फाइनेंस कमीशन को ये समझाना या ये रेकमेंड करना कि किन किन व्यवस्थाओं को अपनाने से वो राज्य की जो संचित निधि है उसको भरपूर रख सकते हैं। एक तरह से केंद्रीय वित्त आयोग जो है वो राज्य वित्त आयोगों को यह सलाह देता है कि किन किन उपायों को करने से आप अपने यहाँ संचित निधि मतलब राज्य की संचित निधि को भरपूर रख सकते हैं और उसमें वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अन्य कार्य जो राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे जाएं वह वित्त आयोग का भी कार्य होता है। आगे चलते हैं। आयोग अपनी रिपोर्ट जो है वह राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति इसे दोनों सदनों में पेश करवाते हैं या रखवाते हैं। वित्त आयोग की सिफारिशें जो है वह सलाहकारी प्रकृति की होती हैं। इन्हें मानना या न मानना सरकार की इच्छा पर निर्भर है। सरकार इसे मानने के लिए कोई बाध्य नहीं है। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजमन्ना के अनुसार उन्होंने कहा है कि चूंकि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और यह अर्धन्यायिक संस्था भी है तथा इसकी सलाह को भारत सरकार तब तक मानने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि ऐसा करना आवश्यक न हो या बाध्यकारी न हो। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 22 नवंबर 1951 को राष्ट्रपति ने इसके लिए आदेश दिया था और 6 अप्रैल 1952 को इसकी स्थापना कर दी गई थी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री केसी नियोगी थे और प्रथम वित्त आयोग के संचालन की जो अवधि है वो 1952 से 1957 के बीच थी। अब तक सन 2020 तक भारत में कुल 15 वित्त आयोगों की स्थापना की जा चुकी है। उनके लिस्ट जो है आपके नीचे स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, 52 से 57 इनका संचालन अवधि था। द्वितीय वित्त आयोग के अध्यक्ष के संथानम, थर्ड में अशोक कुमार चंद्रा, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष पीबी राजमन्ना जिनके हमने कहा, 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष महावीर त्यागी, 6ठे वित्त आयोग के ब्रह्मानंद रेड्डी, 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जे.एम. सालेट, 8वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. चौहान और इनका कार्यकाल 1984 से 89 के बीच। 9वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के.पी. साल्वे थे। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष केशी पंत थे जिनका कार्यकाल 1995 से 2000 के बीच था। 11वें के अध्यक्ष एम खुसरो, ठीक है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय एल केलकर और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी। अभी वर्तमान में 15वें वित्त आयोग ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। 14वें वित्त आयोग ने 15 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और आयोग द्वारा दी गई जो सबसे प्रमुख सिफारिश थी उसमें आयोग ने कहा था कि राज्यों को मिलने वाला अंशदान का हिस्सा
32% से बढ़ाकर 42% कर दिया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि 13वें वित्त आयोग ने केंद्र से यह कहा था कि 32% हिस्सा, अपनी करों से आमदनी का 32% हिस्सा राज्यों को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, जबकि 14वें वित्त आयोग ने उस 32% में 10% और ऐड किया और उसको 42% कर दिया, अर्थात राज्यों का हिस्सा 42% हुआ। इसके बाद अब हम 15वें वित्त आयोग की अगर चर्चा करें तो 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन NK सिंह हैं, नंदकिशोर सिंह उनका नाम है पूरा। नंदकिशोर सिंह भारत सरकार के पूर्व सचिव और राज्यसभा के पूर्व सांसद सदस्य भी रह चुके हैं। वे 2008 से 2014 तक बिहार से राज्यसभा के सांसद रहे। आयोग के अन्य सदस्यों में, मतलब 15वें वित्त आयोग के अन्य सदस्यों में शशिकांत दास भारत सरकार के पूर्व सचिव हैं, डॉक्टर अनूप सिंह सहायक प्रोफेसर हैं जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका के, डॉक्टर अशोक लाहिरी हैं और डॉक्टर रमेश चंद्र हैं। आयोग की पहली रिपोर्ट 1 फरवरी 2020 को संसद के पटल पर रखी गई। इस रिपोर्ट में 2020-21 के लिए सुझाव दिए गए हैं और 21 से 26 की अवधि के लिए दूसरी रिपोर्ट में सुझाव दिए जाएंगे। इसकी दूसरी रिपोर्ट जो है वो 30 अक्टूबर 2020 को सौंपी जानी है। कुल मिलाकर के बात यह हुई कि 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट जो है वो 2 हिस्से में आनी है। एक हिस्सा उसका आ चुका है जो केवल 1 वर्ष के लिए है, 2020 से 21 के बीच के लिए है। इस आयोग की रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा जो है वो 30 अक्टूबर तक आने वाला है, जिसमें 2021 से लेकर 2026 तक के वित्तीय बंटवारों के बारे में उल्लेख किया हुआ है। 15वें वित्त आयोग की पहली रिपोर्ट जो है उसके अनुसार राज्यों को जो टैक्स का हस्तांतरण होना है, तो केंद्र के टैक्स में राज्यों के हिस्से को 2015-20 की अवधि के मुकाबले 20-21 में कम करने का सुझाव दिया गया है। ध्यान रखिएगा, कम करने का सुझाव दिया गया है। पहले यह हिस्सा 42% था, जस्ट थोड़ी देर पहले हमने इसका जिक्र किया, अब यह 41% है। मतलब 15वें वित्त आयोग ने 42% हिस्सा जो उनको 14वें वित्त आयोग के अनुसार उनको मिल रहा था राज्यों को, उसको 1% कम कर दिया है, 41% कर दिया है। क्यों किया है 41%? ये जान लीजिए। नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र सरकार द्वारा धनराशि दिए जाने के लिए 1% की कमी या गिरावट की गई है। तो बात समझ में आ गई कि 14वें वित्त आयोग ने 42% हिस्सा राज्यों को देने के लिए कहा था। 15वें वित्त आयोग ने उसमें 1% की कमी की है और अब कहा है कि 41% हिस्सा जो है वो राज्यों को केंद्र सरकार को देना होगा। 1% की कमी क्यों की गई है? क्योंकि जो 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1% की कमी की गई है। इस आयोग ने, मतलब 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए वर्ष 2011 के जनगणना आंकड़ों का उपयोग किया है। इसकी सिफारिशें 1 अप्रैल 2020 से लागू हो चुकी हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अभी वर्तमान में जब आप ये सेशन देख रहे हैं, 15वां वित्त आयोग कार्य कर रहा है, जिसके अध्यक्ष NK सिंह है, नंदकिशोर सिंह है, और आयोग ने अपने रिपोर्ट की पहली कॉपी जो है, एक हिस्सा जो है वो सौंप दिया है, जो 2020 से 21 के विषय में है। आयोग अपने इस रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा 30 अक्टूबर को सौंपने वाला है। अभी हम केंद्रीय वित्त आयोग की चर्चा कर रहे थे। एक अलग वीडियो और अलग सेशन में हम राज्य वित्त आयोग की भी चर्चा करेंगे। ये सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों को भी बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।